नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम उन दवाओं की दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जो संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करती हैं, मतलब एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। हाँ, और हमारे सामने एक काफी अच्छा जानकारी भरा चित्र भी है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग एंटीबायोटिक्स या कहें एंटी माइक्रोबियल दवाएं बैक्टीरिया यानी जीवाणु कोशिका के अंदर जाकर उसे निशाना बनाती हैं। तो आज हमारा मकसद यही है, इस चित्र की मदद से समझना कि भाई ये दवाएं बैक्टीरिया की किन कमजोरियों का फायदा उठाती हैं। और ये जानना जरूरी भी है ना, ताकि हम समझ सकें कि ये बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज आखिर होता कैसे है। और सच कहूं तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि विज्ञान ने बैक्टीरिया को मात देने के कितने सटीक, कितने अनोखे तरीके खोज निकाले हैं। तो हम ऐसा करते हैं, बैक्टीरिया कोशिका के अलग अलग हिस्सों पर दवाओं के असर को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसा ये चित्र हमें गाइड कर रहा है। पहले कोशिका भित्ति, फिर प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड और आखिर में कोशिका झिल्ली। बिल्कुल, और ये चित्र बहुत अच्छे से दिखाता भी है। देखिए, इसमें एक बैक्टीरियल सेल के वो मुख्य हिस्से साफ दिख रहे हैं जहां ये दवाएं हमला करती हैं। सबसे बाहर है कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे कहते हैं, एक तरह का सुरक्षा कवच। उसके ठीक नीचे है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर बाहर क्या जाएगा ये कंट्रोल करती है। और अंदर कोशिका का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और राइबोसोम्स हैं। ये प्रोटीन बनाने की मशीनें हैं, समझ लीजिए। चित्र में कुछ खास एंजाइम भी दिखाए गए हैं, जैसे डीएनए जाइरेज और आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए के काम करने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस बाहरी कवच से, कोशिका भित्ति से। आपने कहा ये सुरक्षा देती है। चित्र में लिखा है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी है। ये पेप्टिडोग्लाइकॉन चीज क्या है, इतनी खास क्यों? हाँ, ये पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया के लिए अनोखा भी है और बेहद जरूरी भी है। ये न सिर्फ कोशिका को बाहरी दबाव से बचाता है, जैसे कोई झटका लगे या पानी का प्रेशर बदले, बल्कि उसे एक खास आकार भी देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता है, हमारी मतलब इंसानी कोशिकाओं में नहीं। इसी वजह से ये एंटीबायोटिक्स के लिए एक बहुत अच्छा निशाना बन जाता है। दवाएं इसे रोककर बैक्टीरिया को मार सकती हैं और इंसानी कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से बैक्टीरिया की अकिलीज हील हुई, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। तो दवाएं कैसे निशाना बनाती हैं इसे? कई दवाएं इसी पेप्टिडोग्लाइकन के बनने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा डालती हैं। यूँ समझ लीजिए जैसे कोई दीवार बना रहा हो और आप वो ईंटें जोड़ने वाला सीमेंट ही खराब कर दें, तो क्या होगा? दीवार कमजोर हो जाएगी या बनेगी ही नहीं। चित्र में कुछ मुख्य दवा समूह दिखाए भी गए हैं जो ऐसा करते हैं। जैसे एक है ग्लाइकोपेप्टाइड्स वर्क, इसमें वैंकोमाइसिन जैसी दवा आती है। ये पेप्टिडोग्लाइकन की लंबी चेन बनने में सीधे रुकावट डालती है। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा और जाना पहचाना समूह वो है बीटा लैक्टिम्स का। बीटा लैक्टिम्स? अच्छा, हाँ। इसमें पेनिसिलिन और उससे मिलती जुलती दवाएं हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन वर्ग की दवाएं भी। ये दवाएं क्या करती हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन की चेन को आपस में जोड़ने वाला जो आखिरी स्टेप होता है ना, क्रॉस लिंकिंग, उसे रोक देती हैं। तो दीवार की मजबूती ही खत्म हो जाती है। इसी में कार्बापेनिम्स भी आते हैं जो बहुत शक्तिशाली दवाएं मानी जाती हैं। हाँ, पेनिसिलिन का नाम तो सबने सुना ही है। ये जानकर हैरानी होती है कि ये बैक्टीरिया की दीवार बनाने की प्रक्रिया रोक कर काम करती है। वाकई क्या चतुर रणनीति है। चलिए, तो दीवार कमजोर कर दी, पर बैक्टीरिया को पूरी तरह रोकने के लिए शायद और भी कुछ करना पड़ता होगा। कोशिका के अंदर क्या चल रहा है? चित्र में राइबोसोम और प्रोटीन संश्लेषण की तरफ इशारा है। बिल्कुल, कोशिका भित्ति के बाद प्रोटीन बनाना बैक्टीरिया के जिंदा रहने और बढ़ने के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। प्रोटीन ही तो वो मॉलिक्यूल हैं जो कोशिका के ज्यादातर काम करते हैं। और ये प्रोटीन बनते कहाँ हैं? राइबोसोम नाम की फैक्ट्रियों में। चित्र में आप देख सकते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम के दो हिस्से होते हैं, एक बड़ी 50S सब यूनिट और एक छोटी 30S सब यूनिट। और दवाएं इन प्रोटीन फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाती हैं। ये तो दिलचस्प है। हाँ, और ये भी एक बहुत कामयाब रणनीति रही है। कई एंटीबायोटिक्स इन राइबोसोम से जुड़कर उनके काम में बाधा डालती हैं। तो होता यह है कि प्रोटीन बन ही नहीं पाते
और बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है। कुछ दवाएं बड़ी वाली यानी 50S सब यूनिट पर काम करती हैं। इनमें मैक्रोलाइड्स वर्ग की दवाएं काफी जानी मानी हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, हाँ, क्लिंडामाइसिन और लिनेज़ोलिड भी इसी 50S सब यूनिट को निशाना बनाती हैं। और वहीं कुछ दवाएं छोटी वाली यानी 30S सब यूनिट को अपना निशाना बनाती हैं। इसमें दो मुख्य वर्ग हैं, एक एमिनोग्लाइकोसाइड्स जिसका उदाहरण जेंटामाइसिन है और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन वर्ग की दवाएं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन। लेकिन एक सवाल है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी तो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो क्या ये दवाएं हमारी कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर इन दवाओं की खासियत छिपी है। असल में बैक्टीरियल राइबोसोम्स, जिन्हें हम 70S राइबोसोम कहते हैं, और इंसानी कोशिकाओं के राइबोसोम्स जो 80S राइबोसोम होते हैं, उनकी बनावट में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, थोड़ा सा? हाँ, ये अंतर भले ही छोटा लगे, लेकिन ये दवाओं को बैक्टीरिया के राइबोसोम को पहचानने और प्राथमिकता से निशाना बनाने का मौका देता है। इसी को चयनात्मक विषाक्तता या सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी कहते हैं। मतलब दवा दुश्मन बैक्टीरिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाए और मेजबान इंसान को कम। ये एकदम 100% परफेक्ट नहीं होता, कुछ साइड इफेक्ट्स तो हो सकते हैं, लेकिन यही अंतर इन दवाओं को इतना उपयोगी बनाता है। समझ गया। वो छोटा सा अंतर ही दवाओं को बैक्टीरिया की प्रोटीन फैक्ट्री पर ज्यादा असर करने देता है और हमारी कोशिकाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित रहती हैं। ये तो कमाल की बात है। तो हमने दीवार तोड़ दी, प्रोटीन बनाना रोक दिया, अब बैक्टीरिया के कंट्रोल सेंटर का क्या? मतलब उसका जेनेटिक मटीरियल, डीएनए और आरएनए, क्या दवाएं वहां भी दखल देती हैं? हाँ बिल्कुल। बैक्टीरिया को अपनी संख्या बढ़ाने मतलब रेप्लिकेट करने और सामान्य रूप से काम करने के लिए अपने डीएनए को कॉपी करना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, उससे आरएनए बनाना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स इन प्रक्रियाओं में भी कई तरह से बाधा डाल सकती हैं। चित्र इस तरफ भी इशारा कर रहा है, देखिए। एक तरीका है फॉलिक एसिड के निर्माण को रोकना। फॉलिक एसिड बैक्टीरिया के लिए डीएनए और आरएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स, उन्हें बनाने के लिए जरूरी है। हम इंसान तो फॉलिक एसिड भोजन से ले लेते हैं, लेकिन कई बैक्टीरिया इसे खुद बनाते हैं। अच्छा, वो खुद बनाते हैं? हाँ, तो सल्फोनामाइड्स वर्ग की दवाएं जैसे सल्फामेथोक्सोल और एक और दवा है ट्राइमेथोप्रिम, ये बैक्टीरिया के इसी फॉलिक एसिड बनाने वाले रास्ते के अलग अलग एंजाइम को रोक देती हैं। और क्योंकि इंसान ये रास्ता इस्तेमाल नहीं करते, ये दवाएं भी बैक्टीरिया पर ज्यादा असरदार होती हैं। अक्सर इन दोनों को मिलाकर भी दिया जाता है ताकि असर और पक्का हो जाए। यानी बैक्टीरिया की सप्लाई लाइन ही काट दी एक तरह से। और क्या तरीके हैं डीएनए आरएनए को निशाना बनाने के? एक और महत्वपूर्ण निशाना है डीएनए गायरेज और उससे मिलता जुलता एक और एंजाइम टोपोआइसोमरेज 4IV। होता क्या है कि जब बैक्टीरिया अपना डीएनए कॉपी करता है तो डीएनए के दोनों धागे उलझ जाते हैं। ये एंजाइम इन धागों को सुलझाने और फिर वापस सही तरीके से लपेटने का काम करते हैं। सुलझाने का काम। हाँ, तो फ्लोरोक्विनिलोन वर्ग की दवाएं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन इन्हीं एंजाइम को रोक देती हैं। अब इसके बिना बैक्टीरिया अपना डीएनए ठीक से मैनेज ही नहीं कर पाता और मर जाता है। फिर एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम डीएनए में जो जानकारी लिखी है उसे पढ़कर मैसेंजर आरएनए एमआरएनए बनाता है। यही एमआरएनए फिर राइबोसोम के पास जाकर प्रोटीन बनवाता है। अच्छा। तो रिफैम्पिन नाम की एक दवा है, वो सीधे इसी आरएनए पॉलीमरेज को रोक देती है। मतलब बैक्टीरिया अपने डीएनए के निर्देशों का पालन ही नहीं कर पाता। और एक और तरीका है सीधे डीएनए को ही नुकसान पहुंचाना। मेट्रोनिडाजोल जैसी दवाएं हैं, वो खास तरह के बैक्टीरिया में जो बिना ऑक्सीजन के जीते हैं, उनके अंदर जाकर कुछ अस्थिर कण मतलब फ्री रेडिकल्स बनाती हैं, जो डीएनए के धागों को ही तोड़ देते हैं। बाप रे, मतलब इतने सारे तरीके हैं बैक्टीरिया के पूरे सिस्टम को ठप करने के, उसके ब्लूप्रिंट को पढ़ने से लेकर कॉपी करने, इस्तेमाल करने, हर स्तर पर हमला। ये तो सच में चौतरफा घेराबंदी जैसी लगती है। चित्र में एक आखिरी निशाना और दिख रहा है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका भित्ति के ठीक नीचे होती है, इसका क्या महत्व है? कोशिका झिल्ली भी जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ये एक पतली लचीली सी परत होती है जो कोशिका के अंदर के माहौल को बाहर के माहौल से अलग करती है। यही तय करती है कि कौन से पदार्थ अंदर आए और कौन से बाहर जाएं। एक तरह से कोशिका का गेटकीपर है ये। और ये कोशिका के अंदर आयनों का संतुलन भी बनाए रखती है, जो ऊर्जा बनाने और कई दूसरे कामों के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर इसे नुकसान पहुंचाया जाए
तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, अगर कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचता है तो कोशिका का सारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। जरूरी चीजें बाहर लीक हो सकती हैं, हानिकारक चीजें अंदर आ सकती हैं, आयनों का संतुलन बिगड़ जाता है। ये सब बैक्टीरिया के लिए घातक होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स इसी रणनीति पर काम करती हैं। जैसे डैप्टोमाइसिन है, वो खास तौर पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की झिल्ली में घुसकर उसमें छेद कर देती है, जिससे आयन लीक होने लगते हैं। छेद कर देती है? अच्छा। हाँ, और पॉलीमिक्सिन है, जैसे पॉलीमिक्सिन बी और कोलिस्टिन, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली को निशाना बनाती हैं, उसे अस्थिर कर देते हैं। लेकिन यहाँ भी वही सवाल, इंसानी कोशिकाओं की भी तो झिल्ली होती है, क्या ये दवाएं हमारे लिए खतरनाक नहीं? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, और इसी वजह से कोशिका झिल्ली को निशाना बनाने वाली दवाओं का इस्तेमाल थोड़ा सीमित है, थोड़ा संभाल कर किया जाता है। डेप्टोमाइसिन और पॉलीमिक्सिन अक्सर गंभीर संक्रमणों के लिए या तब इस्तेमाल होती हैं जब दूसरी दवाएं काम नहीं कर रही हों। इनकी टॉक्सिसिटी मतलब विषाक्तता की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, खासकर किडनी पर असर पड़ सकता है। इसलिए इनके इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, और डॉक्टर फायदे और नुकसान का पूरा संतुलन देखकर ही इन्हें देते हैं। ये फिर से वही चयनात्मक विषाक्तता की चुनौती को दिखाता है। ऐसी दवा बनाना जो सिर्फ दुश्मन को मारे, मेज़बान को नहीं, ये हमेशा आसान नहीं होता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर कई अलग अलग कमजोरियों पर हमला करती हैं। उसकी भारी दीवार को तोड़कर, उसकी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री को बंद करके, उसके जेनेटिक जानकारी के इस्तेमाल में बाधा डालकर और उसकी नाजुक कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचाकर। वाकई इस चित्र ने इन सभी रणनीतियों को समझने में हमारी काफ़ी मदद की। बिल्कुल सही। और ये बहुआयामी हमला महत्वपूर्ण भी है। अलग अलग निशाना होने का मतलब है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से लड़ने के लिए विभिन्न हथियार हैं। और ये एंटीबायोटिक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की जो समस्या है, उसे समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब बैक्टीरिया किसी एक दवा के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है, तो हो सकता है कि दूसरी दवा, जिसका निशाना अलग है, वो अभी भी कारगर हो। हालांकि जैसा आपने कहा, बैक्टीरिया भी चालाक हैं और वो इन सभी तंत्रों के खिलाफ तरीके ढूंढ रहे हैं। तो यह चित्र हमें दिखाता है कि हमारे पास कितने हथियार हैं, लेकिन यह लड़ाई लगातार जारी है। ये सिर्फ दवाएं नहीं है, ये तो सूक्ष्म स्तर पर लड़ी जा रही एक जंग के हथियार हैं। और जैसा मैंने कहा, ये जंग लगातार विकसित हो रही है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध आज के समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बन गया है। बैक्टीरिया लगातार इन दवाओं से बचने के नए नए तरीके विकसित कर रहे हैं। इसलिए नई एंटीबायोटिक्स और नई रणनीतियों की खोज लगातार जारी रहनी चाहिए। ये चित्र हमें मौजूदा रणनीतियों का एक स्नैपशॉट तो देता है, लेकिन भविष्य में हमें शायद और भी नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये देखते हुए कि बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए कितने विविध तरीके अपनाते हैं और हमारे पास उन्हें निशाना बनाने के ये मौजूदा तरीके हैं, क्या लगता है एंटीबायोटिक्स की अगली पीढ़ी किन नए अनछुए लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, या भविष्य की रणनीतियों को इन मौजूदा तंत्रों से भी आगे कैसे विकसित करना होगा ताकि हम प्रतिरोध की इस बढ़ती चुनौती का मुकाबला कर सकें? इस पर सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प और जानकारी भरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।